आज की कहानी हौसला एक पिता का। मास्टर जी बहुत खुश थे आज, हो भी क्यों ना। उनके बड़े बेटे राजेश की शादी जो थी, सभी लोग मौज मस्ती कर रहे थे और मास्टर जी भी बड़े इत्मीनान से घूम रहे थे। उनके इस इत्मीनान का कारण था उनका छोटा बेटा रजत। उसने साफ कह दिया था, पापा आप आराम करो, मैं सब देख लूँगा। आपको लोगों को कन्विंस करना नहीं आता। शादी की सारी जिम्मेदारी उसने अपने कंधे पर ले रखी थी, जिसे वह बखूबी निभा भी रहा था। सारे रिश्तेदार उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। राव जी ने तो मास्टर जी से इतना तक कह दिया कि पता नहीं क्या पुण्य किए हैं आपने, जो इतना होनहार लड़का मिला है। आप और राजेश दोनों ही बड़े सीधे लोग हैं, पर अपना रजत बड़ा चतुर लड़का है। इसके बिना पता नहीं क्या होता आप लोगों का। राव जी की बात सुनकर मास्टर जी बड़े गर्व से बोले, ये बात तो सही कही आपने। अब 2 साल में रिटायर हो जाऊंगा और अपना राजेश भी अब सेटल हो गया है, तो हम दोनों ने तो कह दिया है रजत से कि घर की जिम्मेदारी तू ही संभाला करना, क्योंकि हमें तो जरा भी चतुराई नहीं है। रेखा की शादी में भी इसी ने सब कुछ किया था, हम दोनों तो बस बैठे रहते थे। वो भी कह रही थी कि पापा आप और राजेश भैया हर बार काम से बच जाते हो और बेचारे रजत को सब काम करना पड़ता है। राव जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। इसकी शादी का क्या सोचा है मास्टर जी? अरे सिंहा साहब की बेटी है रीचा, उससे रिश्ता तय हो गया है। 8 महीने बाद का मुहूर्त है। राव जी आपका बढ़िया है मास्टर जी, सब कुछ सेट है, अब तो बस आराम ही आराम है। कहते हुए राव जी हंस पड़े, उनके साथ मास्टर जी भी हंसने लगे। राजेश की शादी बड़े अच्छे से हो गई। 2 दिन में सभी रिश्तेदार भी अपने घरों को चले गए। रात में घर के सभी लोग आपस में गप्पे मार रहे थे, पर रजत थोड़ा अनमना सा था। कभी वह बैठ जाता तो कभी लेट जाता, कभी इस करवट तो कभी उस करवट। उसे ऐसे देख माँ ने आखिर पूछ ही लिया, क्या बात है बेटा, कुछ परेशानी है? अब सभी रजत को देखने लगे। रजत बोला, कुछ नहीं माँ, शरीर टूट रहा है सारा। राजेश भैया सारे काम अकेले किए हैं, थक गया है। मना किया था पर तू सुनता कहाँ है किसी की, चल जाकर सो जा। रजत जाकर अपने कमरे में सो गया। अगले दिन जब वह देर तक कमरे से बाहर ना निकला तो मास्टर जी उसके पास गए। उन्होंने देखा कि रजत तो बुखार से तप रहा था। अब राजेश और मास्टर जी फटाफट उसे उठाकर शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले गए। वहां जब रजत के टेस्ट किए गए तो पता चला कि उसे चिकनगुनिया है। रात को अस्पताल में ही रहने की सलाह दी गई। रजत का मन अस्पताल में बिल्कुल ना लगता, वो हर वक्त घर चलने की जिद करता। 5 दिन के इलाज के बाद रजत बिल्कुल ठीक हो गया। आज उसे अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने वाला था। मास्टर जी और माँ को रजत के पास बैठाकर राजेश अपनी कागजी कार्यवाही के लिए अस्पताल के काउंटर की तरफ चला गया। रजत बहुत खुश था कि फाइनली आज वह अपने घर जा रहा है कि तभी वहाँ एक नर्स आई और बोली कि डॉक्टर ने बोला है कि रजत को एक इंजेक्शन लगाना है। रजत ने कह दिया कि मैं अब ठीक हूँ, तो मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन। मास्टर जी ने कहा कि अगर डॉक्टर ने कहा है बेटा तो लगवा ले। कि तभी राजेश का मास्टर जी को किसी काम से फ़ोन आया तो रजत ने उनसे फ़ोन ले भैया से इंजेक्शन वाली बात की। राजेश समझ सकता था कि इन 5 दिनों में रजत को बहुत सारे इंजेक्शन लगे हैं। उसने कह दिया कि मैं आ रहा हूँ, आप तब तक इंजेक्शन मत लगवाना। कहते हुए वह रजत के वार्ड की ओर बढ़ चला। उधर नर्स बोली कि मैं इंतजार नहीं कर सकती, और भी तो मरीज है। यह सुन मास्टर जी ने रजत के मना करने के बावजूद भी वह इंजेक्शन लगवा दिया। इंजेक्शन लगते ही रजत वहीं बेड पर बेहोश होकर गिर पड़ा। यह देखते ही नर्स डॉक्टर को बुलाने भागी और मास्टर जी उनकी पत्नी रजत को पुकारने लगे, पर उसने आंखें नहीं खोली। इतने में ही राजेश वहां पहुंच गया। उसे जब सारी बात पता चली तो वह मास्टर जी पर बहुत गुस्सा हुआ कि जब मैंने कहा था कि मैं आ रहा हूँ तो आपने इंतजार क्यों नहीं किया। यह सब देख राजेश की माँ घबराने लगी तो मास्टर जी ने उन्हें घर भेज दिया। मास्टर जी घबराहट में बोले, मैंने सोचा कि हम लोग तो घर जा ही रहे हैं और नर्स को भी जल्दी थी बाकी मरीजों के लिए, तो मैंने सोचा कि इंजेक्शन लगवा के बात खत्म करते हैं।
तभी डॉक्टर वहां आए। उन्होंने रजत को चेक किया और उसे जल्दी ही ऑपरेशन थिएटर ओटी में ले जाने का फरमान सुना दिया। मास्टर जी और राजेश ने जब यह सुना तो डॉक्टर से पूछने लगे कि हुआ क्या है रजत को। इंजेक्शन लगने से पहले तो बिल्कुल ठीक था डॉक्टर, यही पता करने तो इसे ओटी ले जा रहे हैं। वहाँ इसका बोन मैरो टेस्ट होगा जिसमें इसकी रीढ़ की हड्डी का एक छोटा सा टुकड़ा निकालेंगे और जांच के लिए भेजेंगे, तब पता पड़ेगा कि हुआ क्या। रजत को ओटी ले जाया गया। कुछ समय बाद ओटी के बाहर मास्टर जी और राजेश को रजत के जोरों से चीखने की आवाज़ आने लगी। यह सुन वह दोनों बहुत घबरा गए कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर बाहर आए तो उन दोनों ने रजत के चिल्लाने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि रजत की बोन मैरो का एक टुकड़ा तोड़ा गया था, इसी वजह से वह चिल्ला रहा था। रजत को बेहोशी की दवा दी गई थी पर उस पर उसका कोई असर ना हुआ, कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। कुछ समय बाद जब रजत को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया तो वह एक अलग ही रजत था। वह बस एक जिंदा लाश बन चुका था। उसका अपने शरीर पर कोई काबू ना था। वह बस पलकें झपका सकता था। वह अपने पिता और भाई के लाख बार आवाज़ देने पर भी कोई रिएक्शन नहीं कर रहा था। उसे ऐसे देख राजेश और मास्टर जी पर तो जैसे पहाड़ टूट गया। जैसे तैसे कर उन्होंने एक दूसरे को संभाला। राजेश ने जब डॉक्टर से बात की तो पता चला कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। जब घर वालों और रिश्तेदारों को रजत की ऐसी हालत का पता चला तो कोहराम मच गया। आखिर रजत सबका लाडला जो था। मास्टर जी अंदर ही अंदर हर पल टूट रहे थे, पर यह बात उनके बच्चे की थी तो वो चाह कर भी अपना हौसला नहीं तोड़ सकते थे। जब कोई इंसान बुरा वक्त झेलता है तो हो सकता है कि वह उस दौरान टूट जाए, लेकिन जब बात किसी की औलाद की हो तो फिर चाहे वह इंसान हो या जानवर, वह झंझावातों से तो क्या मौत से भी लड़ जाता है। पर मजाल है जो उसका हौसला थोड़ा सा भी डगमगाए। मास्टर जी ने उसी रात खुद से वचन किया कि जब तक रजत सही नहीं हो जाता वह अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। वह बदसूरत रात मास्टर जी के हौसले को निगलने को आतुर थी, पर वह इसे किसी कीमत पर टूटने देना नहीं चाहते थे। इसी जद्दोजहद में सुबह हो गई। रिपोर्ट आई तो पता चला कि जो दवा रजत को दी गई थी वह रिएक्शन कर गई है। 4 साल गुजर गए। एक वह दिन था और एक आज का दिन है। मास्टर जी के हौसले में कोई कमी ना आई। कई इलाज किए गए पर रजत में कोई सुधार ना हुआ। वह रोज रजत को हनुमान चालीसा पढ़कर सुनाते, उसे कई बार नाम से पुकारते कि कभी तो वह उनकी ओर देखेगा या उनसे बोलेगा। वह बड़े प्यार से पुचकारते, रजत बेटा रजत, मेरा बाबू, चल अब खड़ा हो जा। कब तक यूं ही लेटा रहेगा। वह पिछले 4 सालों से घर नहीं गए थे। रजत की तीमारदारी के लिए वह किसी पर भरोसा नहीं करते थे। कई बार लोग कहते कि अब कब तक झूठी उम्मीद पर जिंदगी गुजारेंगे, रजत को उसके हाल पर रहने दें, पर मास्टर जी ने उनकी एक ना सुनी। राजेश भी हर रात अस्पताल आकर मास्टर जी के साथ ही सोता था। रजत की दैनिक साफ सफाई हो या नली के जरिए उसे कुछ खिलाना और रजत के निडाल शरीर को कसरत करवाना उसके हिस्से का काम था। वह रोज इसी उम्मीद में रजत को घर के हाल सुनाया करता कि शायद वह उसकी बात सुनता हो और कभी पलट कर जवाब भी दे। राजेश के एक छोटा सा बेटा भी था, पर उसका बचपन पिता के साये से अमूमन दूर ही था, क्योंकि राजेश का ज़्यादातर समय रजत के पास ही गुजरता था। डॉक्टरों ने कई बार कहा कि आप रजत को कहीं और ले जाइए या घर ले जाइए, लेकिन मास्टर जी हर बार यह कहकर मना कर देते कि अगर किसी ने रजत को देख कोई बुरी या उदासीन बात कह दी और रजत ने सुन ली तो उसे बुरा लगेगा। रात में रजत के बेड के पास जमीन पर चादर बिछाकर वह सोते और जैसे ही आंखें खुलती तो लपक कर रजत को देखते कि वह ठीक तो है। आज हर रोज की तरह मास्टर जी ने सुबह सुबह रजत को हनुमान चालीसा सुनाई और बड़े प्यार से पुकारा। मास्टर जी अब जैसे ही थोड़ा चलने को हुए तो उन्हें आवाज़ सुनाई दी, मास्टर जी ने अब पलट कर रजत को देखा
तो रजत की नज़रें उन्हीं की ओर थी। मास्टर जी ने फिर रजत को पुकारा तो रजत ने फिर कहा। मास्टर जी की आंखें मारे खुशी के छलछला उठी। जिन पैरों से उन्हें चलने में भी दर्द होता था, आज वो उन्हीं पैरों से भागकर डॉक्टर को बुला कर लाए। यह करिश्मा देखकर वह भी चौंक गया। लगभग 2 महीने लगे रजत को पूरी तरह ठीक होने में। रजत जिंदगी के बुरे दौर से गुजर कर और भी परिपक्व हो गया था। वह जानता था कि जितनी वेदना उसने सहन की है, उससे कहीं ज़्यादा उसके परिवार ने और ख़ास तौर पर पिता ने सही है। एक बार फिर दोनों भाई और मास्टर जी जिंदगी के जुनून और जोश के साथ जीने को तैयार थे।